सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं उपेंद्र कुमार टेक क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन, जिसे हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया गया था। यानी यहाँ पे प्रश्न का सवाल है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस सिस्टम ने प्रभावित किया पहली पंचवर्षीय योजना को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था ने प्रभावित किया और इस पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पे अधिक बल दिया गया। ये जो पंचवर्षीय योजना था ये अपने लक्ष्य से कहीं अधिक सफल साबित हुआ। लक्ष्य तो रखा गया था 2.1% और इसका प्राप्ति इसका 3.6% इसका प्राप्ति हुआ था। इस पहली पंचवर्षीय योजना में आपको बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ ताकि भारत के सिंचित क्षेत्रों को और अधिक डेवलप किया जा सके। इसी पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में 5 IIT कॉलेजों का स्थापना किया गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभाव में क्लियर। तो प्रभाव का मतलब है कि हमारा समाजवादी देखिए, भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू बने थे। नेहरू एक स्वयं समाजवाद के भक्त थे और समाजवाद के गुण सीखने के लिए इन्होंने कई बार सोवियत संघ का दौरा किया था, जहां से ये समाजवाद की परिभाषा को अच्छी तरह से जान सके। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, हमारा पहला सीडीएस पहली बार भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पद की नियुक्ति होता है और पहली बार जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक हवाई दुर्घटना में मारे जाने की वजह से जनरल बिपिन रावत के स्थान पे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेकंड सीडीएस नियुक्त किया गया है इन्हें 2022 में। क्लियर। ये हमारा करंट का क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में वे न्यायाधीश के रूप में काम करते थे और जब वे रिटायर्ड हुए तो उन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो वही क्वेश्चन है कि उन रिटायर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भारत के किस राज्य का उनको अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इनमें से अब्दुल नजीर एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब्दुल नजीर 3 तलाक वाले बिल में शामिल न्यायाधीशों में से एक थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। क्लियर। यानी नेशनल लेवल पे भारत का राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी है। इसे वर्ष 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसे बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार नामित किया गया था। क्लियर। तो पहली बार शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे एक प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया और फाइनली संगीत नाटक अकादमी 1953 में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब सबसे पहले देखेंगे आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया और आरबीआई 1935 में अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। इस आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था और ये आरबीआई रुपयों की परिवर्तनीयता अर्थात मुद्रा जारी करती है और अंतिम कर्जदाता के रूप में काम करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक कर्ज लेना चाहती है तो वह कहां से लेगी, आरबीआई के माध्यम से लेगी। यानी वहां पे मुद्रा विनिमय का जो माध्यम होता है CRR, SLR, ये बैंक रेशियो, इन सभी के माध्यम से अंतिम कर्जदाता के रूप में कौन काम करता है, हमारा आरबीआई काम करता है। क्लियर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और फाइनली आरबीआई का मुख्यालय कहां है,
आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर, ये कई दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है और अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं और ऑप्शन में दिल्ली मार के आते हैं, बल्कि ये आपका सवाल बिल्कुल गलत हुआ। तो यहाँ पे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में मुद्रा जारी करना और अंतिम कर्जदाता, अर्थात ये दोनों हमारा सही है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष। क्लियर, तो पन्नालाल घोष तो पहला ऑप्शन है हमारा शहनाई वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक और सितार वादक। तो हमारा आंसर यहाँ पे बांसुरी वादक होगा। इसी बांसुरी वादक में एक और व्यक्ति है जिनका प्रसिद्ध नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। क्लियर, हरिप्रसाद चौरसिया भी प्रसिद्ध बांसुरी वादक और दूसरा हमारा पन्नालाल घोष। क्लियर, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां काफी प्रसिद्ध है, बिस्मिल्लाह खां। क्लियर, तो ये काफी प्रसिद्ध है और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर, किसे? बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था और ये भारत के फेमस कौन थे? शहनाई वादक थे। क्लियर, उसके बाद तबला वादक हमारा जाकिर हुसैन तबला वादक। उसके बाद सितार वादक पंडित रविशंकर। देखिए, अभी तक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 3 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें भारत रत्न से नामित किया गया है। पहला जिनका नाम है सुब्बा लक्ष्मी, इन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दूसरा व्यक्ति हमारे यहाँ पे पंडित रविशंकर। क्लियर, पंडित रविशंकर, इन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तीसरा व्यक्ति है हमारे बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। क्लियर, इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर, तो टोटल 3 ऐसे व्यक्ति हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, अर्थात संविधान जब बनकर निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने पहली बार संविधान को कब अपनाया? यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए, अपनाने में और लागू करने में, क्लियर, ये दोनों में विभिन्नता है। क्लियर, तो अपनाने का मतलब हुआ कि संविधान के कुछ प्रावधानों को उसी समय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए और लागू करने का अपना लिया जाए। और लागू करने का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से संविधान को इस संपूर्ण भारतवर्ष में उसको लागू किया जाए। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को पहली बार कब अपनाया? तो संविधान को पहली बार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फाइनली इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को तत्कालिक कुछ अनुच्छेदों को, भारतीय संविधान के तत्कालिक कुछ अनुच्छेदों को लागू करने का मेन पर्पस था कि भारत 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और यह इस भारत में और पाकिस्तान में लाखों के तादाद में जनसंख्या का प्रवासन होता था। इसीलिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान को उसी समय तत्काल लागू कर दिया गया और उसके बाद से भारत पाकिस्तान का अंतिम रूप से प्रवासन ठप हो गया। क्लियर, अगला देखेंगे यहाँ पे हम 24 जनवरी 1950। तो इस समय राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को पहली बार 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद है हमारा 26 जनवरी 1950, तो इसी दिन भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? देखिए, ध्वनि साउंड क्या है हमारा? साउंड एक वेव है। क्लियर, साउंड के गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और उस गमन के, उस वेव के तरंग को हम मापते हैं, अर्थात ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होता है, उसे हम किस में मापते हैं? क्लियर, जैसे हम पानी को लीटर में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, वैसे ही हम ध्वनि को किस चीज में मापेंगे? ध्वनि को, अर्थात मान लीजिए अगर कोई साउंड स्लो मोशन में है या मीडियम है या हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ध्वनि की जो तीव्रता है कितनी है? क्लियर, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। क्लियर, किस चीज में? डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में आप 0 से लेकर 80 डेसिबल तक के ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। जैसे ही 80 डेसिबल से ध्वनि ज्यादा होता है, 80 डेसिबल से ध्वनि ज्यादा होता है, तो उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? ध्वनि
प्रदूषण कहेंगे। दुर्गा पूजा में देखिएगा या किसी भी प्रोग्राम में आप देखिएगा, अधिक आवाज में, अधिक हर्ज में या इको बोला जाता है उसको, उसका प्रतिध्वनि टकराने लगता है तो प्रशासन द्वारा उसे उस साउंड को ठप कराया जाता है। क्लियर। तो 80 डेसिबल से ज्यादा के ध्वनि को हम लोग ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है? डेसिबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेसिबल सदिश राशि है कि अदिश राशि है। जैसे आप जानते होंगे बल, इसमें बल जुड़ा हुआ है, तो आप ये बल देखकर सदिश और अदिश के चक्कर में मत पड़िएगा, ये कोई राशि नहीं है, ये राशि ही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा डेसिबल का कोई राशि नहीं होता है, ये हमारे ध्वनि की तीव्रता का इकाई है मापने का। दूसरा है हमारा हर्ट्ज। क्लियर। तो ये हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति या कोई बच्चा झूला पे बैठा है और उस झूला को 1 सेकेंड में लगातार 10 बार अप डाउन मार रहा है आगे पीछे, तो वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? अर्थात आवृत्ति यानी एन बराबर कितना होगा हमारा? 10। एन का मतलब होता है कि 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को आप जितनी बार दोलन कीजिएगा 1 सेकंड में, वे आपका क्या कहलाएंगे? आवृत्ति कहलाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम जो है कंबलों के लिए फेमस है। क्लियर। और पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। कौन? पश्चिम, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे देखेंगे कि पत्थरों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। यहाँ पे उत्तर पश्चिम तो आपको बता ही दे रहा है कि कंबल के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र है, और वहां पे भेड़ वगैरह हो गए, जानवरों वगैरह हो गए, उन लोगों के रोए से कंबल को तैयार किया जाता है। और वहीं यहाँ पे पत्थर के लिए महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो पत्थर के लिए हमारा दक्षिण भारत महत्वपूर्ण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू त्योहार। क्लियर। तो जैसे हमारे बिहार यूपी में छठ त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह विभिन्न राज्यों में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पहला असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे असम में जो त्योहार मनाया जाता है उसे बिहू के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में जो त्योहार मनाया जाता है उसे डोल जात्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डोल जात्रा के नाम से। तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। और तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, इन दोनों में बोनालू पर्व मनाया जाता है। क्या पर्व? कौन पर्व? बोनालू। अगर ऑप्शन में केवल तेलंगाना है तो हम तेलंगाना को ही टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जनगणना होती है। अर्थात हमारा आखिरी बार जनगणना 2011 में हुआ है, बट 10 वर्ष के पश्चात 2021 में होना चाहिए। बट अभी तक भारत में फाइनली 2021 की जनगणना नहीं हुआ है और हम लोग 2011 के जनगणना को ही लेकर चल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे जनगणना से क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? क्लियर। तो भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुआ था। क्लियर। भारत में पहली जनगणना हमारा 1872 में हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। इस लॉर्ड मेयो को ही हत्या कर दिया गया अंडमान निकोबार में। यही लॉर्ड मेयो है जिसको कैदियों ने अंडमान निकोबार में इनका हत्या कर दिया। क्लियर। लेकिन 1881 से भारत में रेगुलर और नियमित जनगणना हो रही है। नियमित। क्लियर। भारत में 1881 से 2011 तक अभी तक नियमित जनगणना होते आई है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? आज सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि हमारा लिटरेसी रेट सबसे अधिक भारत के किन स्टेटों में है। क्लियर। तो हमारा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल है, मिजोरम है। इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में लिटरेसी रेट की मात्रा काफी अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में लिटरेसी रेट, साक्षरता रेट ज्यादा होगा तो उन्हीं राज्यों में पुरुष का भी साक्षरता ज्यादा होगा और महिलाओं का भी साक्षरता ज्यादा होगा। तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पूछ रहा है। क्लियर। तो महिला साक्षरता दर हमारा केरल ही होगा। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछे तब भी केरल होगा। अगर ओवरऑल पूछे कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? केरल होगा। लिंग अनुपात के माध्यम में आए, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात, तो किसका है? केरल का ही है। क्लियर।
2 नंबर पे हमारा मिजोरम आता है साक्षरता के मामले में। ये यहाँ पे ईसाई मिशनरियों की संख्या काफी अधिक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि अमृतसर की संधि क्या है। तो अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रंजीत सिंह और ये जो हस्ताक्षर करता थे चार्ल्स मेटकॉफ। क्लियर। इन्हीं दोनों ने अमृतसर की संधि पे हस्ताक्षर किया था। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो विवाद उत्पन्न हुआ था अमृतसर की संधि में कि आखिर ये मुद्दा किस लिए, संधि हुआ किस लिए। तो एक नदी है जिसका नाम है सतलज। इसी सतलज नदी के इलाके पे कब्जा को लेकर रंजीत सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य में भिड़ंत हुआ और फाइनली जाकर यह डिसीजन हुआ कि सतलज के जो पूर्वी भाग है उस पे महाराजा रंजीत सिंह का अधिकार होगा और सतलज के उत्तर वाले पार्ट में रंजीत सिंह अपना विस्तार कर सकते हैं, जैसे लाहौर कश्मीर वगैरह इनके क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया। क्लियर। तो यहाँ पे अमृतसर की संधि हमारा कब हुआ, 1809 में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा, क्लियर, अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी देखिए एक होता है नेहरू कप, तो नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है और नेहरू ट्रॉफी है तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध हमारा कौन चीज से है, नौका दौड़ से है। ये जो अल्लाह पूजा है भारत के किस राज्य में है, तो केरल में है ये हमारा। क्लियर। तो प्रतियोगिता है जो नौका दौड़ का एक प्रतियोगिता है, इस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय कौन है, तो नेहरू कप में सबसे अधिक कौन है, नौका दौड़ है। क्लियर। देखिए बैडमिंटन है तो यहाँ पे उबेर कप सबसे फेमस है, उबेर कप सबसे फेमस है। बास्केटबॉल है तो इसमें फेडरेशन कप सबसे फेमस है, फेडरेशन कप है। उसके बाद डर्बी जो है एक डर्बी कप होता है, डर्बी रेस होता है, ये घुड़दौड़ के लिए फेमस है। क्लियर। और नौका दौड़ जो है नेहरू ट्रॉफी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे हम शब्द देखेंगे, पहला शब्द है हमारा ईगल और दूसरा शब्द है हमारा बास्केटबॉल। देखिए बास्केट कूट हमारा, देखिए यहाँ कूट दिया हुआ है, तो बास्केट का संबंध किससे होगा, क्रिकेट से होगा जी नहीं, बास्केट का संबंध बास्केटबॉल से ही होगा। क्लियर। बास्केटबॉल एक खेल है जिससे इसका संबंध है। ईगल जो है, ईगल का संबंध गोल्फ से है। क्लियर। ईगल का जो संबंध है किस खेल से है, गोल्फ से, और बास्केट का संबंध बास्केटबॉल से। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रिकेट से नहीं है, तो इनमें से किसी का भी संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो एक और न ही दो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में दीनदयाल अंत्योदय योजना नलम के साथ समझौता किया गया। क्लियर। अर्थात भारत के उद्यमियों ने महिला उद्यमियों को और स्ट्रांग बनाने के लिए किसके साथ, दीनदयाल योजना ने किसके साथ समझौता किया, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल यानी यूएनडीपी से समझौता हुआ था। क्लियर। महिला उद्यमियों को और स्ट्रांग बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद जो 333 है के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम डैश सदस्यों से मिलेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि एक चीज को हमने डिसाइड कर दिया कि हाँ इस टोकरी में इससे अधिक ज्यादा आम आप नहीं रख सकते हैं, तो उसी तरह आर्टिकल 333 में यह एक उपबंध लाया गया कि भारत की विधानसभा जो होगी मैक्सिमम 500 होगी और उससे अधिक नहीं हो सकती है। यानी किसी भी विधानसभा की सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 60 हो सकता है। तो आप कहिएगा कि सर सिक्किम में कय गो है, तो सिक्किम में कय गो है विधानसभा का सीट, तो मात्र 32 गो है। तो ये क्या है, तो अपवाद में है। अपवाद में आने का मतलब हुआ कि सिक्किम की आबादी मात्र लगभग 6 लाख है, सिक्किम की आबादी। क्लियर। तो यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 32 है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 371F में किया गया है। क्लियर। अर्थात आर्टिकल 371F का संबंध भारतीय संविधान के भारत के किस राज्य से है, तो भारत के सिक्किम राज्य से। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन है मैक्सिमम 500, तो ये जो मैक्सिमम 500 विधानसभा सदस्यों का संख्या है उससे अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। बट अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन जनसंख्या कम है तो वहां पे विधानसभा सदस्यों की संख्या कम हो सकती है। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा,
500 हो गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल से संबंधित है? देखिए, लिएंडर पेस एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी लंबे समय तक अपने खेल से जुड़े रहे और उस खेल का संबंध है लॉन टेनिस। क्या नाम है? लॉन टेनिस। लिएंडर पेस को पद्म पुरस्कार और पद्म विभूषण इन दोनों पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? यानी 2011 की जनगणना को जो रखा गया है सोशलिज्म के आधार पे, इकोनॉमिक के आधार पे, कास्टिज्म के आधार पे, तो उसमें किस चीज को अभाव को मापने के लिए कोई मानदंड नहीं है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन है ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, बिल्कुल ये मानदंड है हमारा। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, इनका भी मानदंड है। ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, इनका भी एक मानदंड तैयार किया गया है, इनका भी एक सूची तैयार किया गया है। अगला है ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है। जी नहीं, ये हमारा बिल्कुल गलत जवाब है। क्लियर। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नाम का एक गैस की स्थापना की गई है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक संस्था है। कौन संस्था? देखिए, इस नीति आयोग आया कहां से? तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे संविधान में एक योजना आयोग का गठन किया गया था। किसका? योजना आयोग का गठन किया गया था। इस योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। क्लियर। इसी के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के लाया गया। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। यह नीति आयोग का काम क्या होता है? तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करती है और विचार विमर्श, राय मशवरा देती है और विभिन्न क्षेत्रों पे जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इन क्षेत्रों पे अपना रिपोर्ट तैयार करती है और जारी करती है। क्लियर। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग का सबसे पहले देखेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्लियर। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। चाहे वह कोई भी प्रधानमंत्री बने, नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा। जैसे जिस समय भारत में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय नीति आयोग का अध्यक्ष तो था ही नहीं, उस समय तो नीति आयोग था ही नहीं, उस समय क्या था? योजना आयोग था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो योजना आयोग को खत्म करते हैं और लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को घोषणा करते हैं, 15 अगस्त 2015 को घोषणा करते हैं कि आज से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित किया जाएगा और 28 अगस्त को नीति आयोग ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और इस नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। क्लियर। नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या होगा? आंसर नीति विचारक समूह। क्लियर। तो ये क्या करती है? योजनाओं को क्रियान्वित करती है, राय मशवरा देती है और उसको नीति विचारक समूह के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी का मतलब होता है इंडिया और फारसी का मिश्रण, फारस का मिश्रण, इंडिया और फारस का मिश्रण से उत्पन्न नृत्य शैली। इन दोनों के मिक्स होने से जो नृत्य शैली का निर्माण हुआ है वही इंडो फारसी नृत्य शैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले देखेंगे गरबा हमारा कहाँ का नृत्य है? गरबा गुजरात का है और ये दांडिया भी हमारा कहाँ का है? दांडिया गरबा गुजरात का है। छऊ कहाँ का है? क्लियर। तो छऊ हमारा झारखंड का है। क्लियर। उसके बाद कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। क्लियर। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, फिर हम मिलते हैं एक अगले नए शिफ्ट के साथ। जय हिंद।